नमस्कार साथियों, आज हम जो है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आगे क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में बताएंगे। जो क्रिस्टल संरचनाएं होती हैं इसमें ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में मैंने बताया, उसको आपने अध्ययन किया। अब यहाँ पर जो है आपको क्रिस्टल संरचनाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है यूनिट सेल को समझना, जिसे एकक कोशिका कहते हैं। यूनिट सेल, अगर कोई परमाणुओं से मिलकर कोई क्रिस्टलीय संरचना बनी है तो उसका सबसे जो यूनिट पार्ट होता है उसको कैसे समझा जाए, उसको कैसे काल्पनिक तौर पर अपने दिमाग में इमेज बनाया जाए, क्योंकि यह पूरी तरह से जो है 3D होता है और इसे जब तक क्लियर नहीं कर होगा तब तक आप जो है सॉलिड स्टेट को नहीं समझ पाएंगे। और सॉलिड इस जो मैं बताने चल रहा हूँ इसी से रिलेटेड आपका जो है ज्योमेट्री भी है, आइसोमेरिज्म भी है, कई सारी चीज़ें हैं जो इस पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर यूनिट सेल के बारे में जो है आप लोग जो है 3 तरह की संरचनाओं को जानते हैं। जैसे सपोज दैट आपने एक क्यूब बना लिया। अब एक क्यूब आपने बना लिया तो ये क्यूब आप कैसे देख सकते हैं? इस क्यूब को ये इस तरह आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसमें आप यूनिट सेल कैसे देखेंगे? यूनिट सेल देखने के लिए अब जैसे आप जर्नली ये 8 बिंदु देख रहे हैं, लेकिन हमें यूनिट सेल जो है जैसे 3 तरह का जो सरल क्यूब होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है और फेस सेंटर्ड क्यूब होता है। ये 3 तरह के आपके क्यूब होते हैं। इन तीनों क्यूबों को हम लोग थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए, हम इस एक यूनिट सेल है, हम मानते हैं कि 10-20 आपस में रखी होंगी तो हमें एक साइड व्यू कैसे दिखेगा? सपोज दैट हम ऐसे बिंदु बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हमने बिंदु बना लिया। उसके बाद आपने क्या किया? इसको ऐसे मिला दे। देखो अपने यहाँ एक दूसरे, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये हम एक प्लेन में देख रहे हैं। सपोज दैट बहुत सारे क्यूब या क्यूबॉइड आपस में रखे हुए हैं। हम इसे देखने के तरीके पे ही काल्पनिक तौर पर निर्भर करता है। अब हम जैसे ये एक रखा हुआ है, इस तरह यहाँ पर मान लेते हैं कि 12 रखे हैं, 12 के ऊपर 12 रखें, फिर ऊपर 12 रखें। हमें दिखता क्या है? एक संरचना है, हमें एक कोना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? हम जो एक किनारे पे है इसमें 3 संभावनाएं बनती हैं। एक किनारा है, एक बीच में हो सकता है, और एक इन जो लाइनों पर हो सकता है। तो अगर केवल एटम जो है किनारे किनारे जुड़े हुए हैं तो इसे साधारण क्यूब कहा जाता है। और यदि आप जो है सिंपल क्यूब, अगर इसके बीच में जो है एक एटम पाया जाता है, जैसे जो आयरन के सभी होते हैं, वो जो है जैसे आपने देखा FeCN6 की पावर 2+2-, ये आपने इसे आप जो है बीच में होता है तो बॉडी सेंटर। देखिए जैसे मेरे पास ये एक है, ध्यान दीजिए, ऐसे मेरे पास कई हैं, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये है, अगर इसके कोनों पर एटम जुड़ा हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं, देखिए ये पूरी तरह से एक क्यूब है। अभी मैं बताऊंगा कि कितने तरह के क्यूब बन सकते हैं, अगर इसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के आधार पर कितनी। जैसे ये देखिए एक दूसरा, ये भी एक तरह का क्यूब है, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो ऊंचाई है बहुत कम है, अगर इसको ऊंचाई मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
यहाँ पर इस क्यूब में देखिए, क्यूब के यदि देखिए बीचों बीच अंदर में एक एटम रख दिया जाए, इसके बीच यहाँ इस बिंदु से, ये मान लीजिए बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, छयों फलक के बीचों बीच, छयों से, जिसे 6 फलक हैं, 6 फलक से आप अंदर की तरफ जाइए, जो सेंटर इसके बीच में, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पर एटम होगा तो ये बॉडी सेंटर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस फलक पे पाए जाते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एटम पाए जाते हैं, ये था, अगर किनारे पे पाए गए, ये एकदम सेंटर में पाए गए और ये बीच में पाए गए, तो ये 3 तरह के क्यूब जो यहाँ पर ख़ास तौर से केमिस्ट्री के केस में पढ़ना है, समझना, ये 3 तरह के पाए जाते हैं। अब इसमें कई तरह के प्रश्न उठते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। आइए कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो सबसे सिंपल होता है उसमें 6 कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल के सबसे नज़दीक और करीब कितने, सबसे करीब सबसे नज़दीक कितने एटम अटैच हैं, दूर से नहीं, मतलब उसके चारों तरफ जो है कितने नज़दीक जो है एटम। सपोज दैट हम एक को लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रल मेटल, चाहे ये सेंट्रल मेटल मान लीजिए, चाहे यहाँ पर मान लीजिए, इससे चारों तरफ इसके जो है, जो सबसे नज़दीक वाले एटम अटैच जितने होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। आइए हम इसके केस में देखते हैं। जैसे ये है, ये एक तरह का मान लीजिए आपको आयत दिखेगा, लेकिन ये जो है एक तरह का आपका, इसमें थोड़ा सा समझते हैं। जैसे समझ लीजिए ये एक सेल है, अगर इसके ऊपर भाई यहाँ पर एक एटम लगा हुआ है, ये यहाँ पर एक एटम देखिए, ये देखिए मैं ग्रीन कलर का बना दे रहा हूँ, ये ग्रीन कलर का, आप इधर से भी देखेंगे और इधर से, चाहे इधर से एक एटम लगा हुआ है, ये देखिए। अब आप ये देखिए एक एटम लगा हुआ, अब इससे लगे हुए एटम क्या होंगे, देखिए एक एटम इधर होगा, एक एटम नीचे होगा, एक एटम इधर होगा, ठीक। ये आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है, इसके 3 एटम मिल गए। अब देखिए अब इसके ऊपर वाला जो इसका एटम लगा होगा, एक यहाँ पर है भैया, एक ये मान लेते हैं ऊंचाई के सदृश, जैसे नीचे एक एटम लगा हुआ था ऐसे एक ऊपर एटम लगा रहे होगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं भैया। तो जो एक एटम यहाँ पर पीछे लगा हुआ है, उसी तरह एक एटम देखिए थोड़ा सा आपको आगे दिख रहा है, ये आगे लगा होगा, ठीक है। तो ये इधर, कहने का मतलब ऊपर की तरफ हो गया और एक एटम इधर की तरफ हो गया। जैसे एक एटम इधर की तरफ है तो एक एटम इधर की तरफ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा कि जो ये है इसकी इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में, इस एटम को, इस एटम से जुड़े हुए, इसे सेंट्रल मेटल माना जाए, सेंट्रल एटम माना जाए, तो इससे 6 नज़दीकी परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 6 होगी। अब ये जो है सिंपल क्यूब के केस में है, जिसको किनारे पर एटम जुड़े हुए हैं। जैसे NaCl नमक के केस में सोडियम के बगल 6 क्लोरीन जुड़ी होती है माइनस में, और 1 क्लोरीन के बगल 6 प्लस सोडियम जुड़ा होता है, वो सिंपल क्यूब होते हैं। आइए हम बॉडी सेंटर्ड पे आते हैं। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, आपका बॉडी सेंटर्ड में ये होगा कि जो ये सब कुछ तो होगा, ये 8 के 8 ऐसे अपन जुड़े रहेंगे, लेकिन इसके बॉडी में आ जाएगा तो बॉडी के बीचों बीच होगा, तो उसके बीचों बीच से ये 8 करीब होंगे। ये जितने भी 8 होंगे समान दूरी पर होंगे, ये 8। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो आपकी 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 8 से मिलकर इसके करीब 8 जुड़े हुए हैं। BCC में इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। और यदि एक फलक इस पे जुड़ा हुआ है, अगर ये किनारे की तरफ जुड़ा हुआ है, जैसे देखिए ये किनारा, जैसे ये मैंने बताया, एक और क्यूब बना लेते हैं,
एक क्यूब ऐसे बना लिया, ये एक क्यूब ऐसे बना लिया, इस पे 8 तो भैया ये जुड़े ही होंगे, 8 तो जुड़े होंगे और हर फलक के बीच में भी जुड़े होंगे। जैसा कि आप देख सकते, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ 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 यहाँ। अब देखिए इसको निकालने के लिए यूनिट सेल कैसे निकालते हैं। यूनिट सेल निकालने के लिए यहाँ पर जैसे देखिए मैंने जो ये बनाया हुआ था, अब ये ये हर एक चीज़ यूनिट सेल है। यहाँ पर ये जो है 12 आएगा, जैसे मैंने साधारण में 8 बताया था, सेंटर में 12 नहीं, साधारण में 6 बताया था, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड में 8 और फेस सेंटर्ड में 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर को हम यूनिट सेल में समझते हैं। ये अब जैसे देखिए सपोज दैट इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर ये 12 यूनिट बन रहा है। और एक यूनिट में, इस पे बहुत प्रश्न आता है कि एक क्यूब की 12 यूनिट है, उसमें जो है इतने एटम हैं, तो बताइए एक यूनिट में कितने एटम पार्टिसिपेट हो रहे हैं, सेंट्रल मेटल या जितने एटम हैं वो कितने। तो अब देखिए इसमें टोटल एटम कितने हो जाएंगे भाई साहब। ये जो टोटल एटम है वो 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, 20/12 आ जाएगा आपका, एक बार जाएगा 12 छंग 72 और 12 छंग 72, यानी कि एक यूनिट में एवरेज जो है 1.6 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हो रहा है। अब ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वाला एटम है, ये एटम देखिए, ये एटम इन चारों यूनिट में पार्टिसिपेट कॉमन है। जैसे आपने देखा कि ये जो एटम है मैं दिखा रहा हूँ, ये एटम चारों यूनिट में कॉमन है, चारों यूनिट में पार्टिसिपेट हो रहा है। उसी तरह जब ये वर्ग के ऊपर वर्ग, क्यूब के ऊपर क्यूब रखा रहता है, तो जैसे मैंने कहा फलक वाला ये जो है ये कई अन्य यूनिटों में पार्टिसिपेट होगा, इससे जो है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाती है। जबकि बॉडी सेंटर्ड अपने खुद के बीचों बीच में है, तो ये अपने केवल यूनिट के चारों तरफ से पार्टिसिपेट होता है। लेकिन आपने सिंपल में देखा था, सिंपल में एक यूनिट अपने 3 से पार्टिसिपेट होता है, लेकिन जबकि अन्य 3 से भी पार्टिसिपेट करता है। तो ये था 3 यूनिटों को समझने का तरीका कि सिंपल क्यूब और बॉडी सेंटर्ड क्यूब और उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूब, तीनों को समझने का तरीका एक बार फिर हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने एक जो है ये क्यूब ले लिया, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये आपका एक क्यूब है, लकड़ी का क्यूब है, देखिए ये आपको दिख रहा है, 3D अब दिख रहा है। 3D हम इस पे देखिए, ये एक एटम है, तो इससे एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा जुड़ा हुआ है, एक यूनिट, और इसके बाकी 3 किनारे दूसरे यूनिट से जुड़े होंगे। तो 3 इसमें का 3 उसमें, साधारण ये 6 एटम या 6 परमाणुओं से जुड़ा रहेगा, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगी। और अगर मान लीजिए बॉडी सेंटर्ड हो गया, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि एटम जो है इसके बीचों बीच में होगा, तो बीचों बीच में होगा तो इसके कितने किनारे हैं, 4 किनारे इधर, 4 किनारे इधर, 4 किनारे इधर हो गए, 4 किनारे इधर हो गए, तो टोटल 8 हो गए। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 8 हो गया। अब इसके केस में फेस सेंटर्ड में 12 होते हैं। जैसे सपोज दैट, इसे समझने के लिए, जैसे ये फेस सेंटर्ड है, तो इसके एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हो, एक ये जुड़ा, और इधर 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके तो 6 जुड़े हुए, प्लस इससे और भी 2 फेस जुड़े हुए होंगे, जिनके 3 उसमें से भी ले लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ आपने ये जाना। आइए हम थोड़ा सा
निकाय कितने प्रकार का। ये तो तब की कंडीशन है जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कोण बराबर हो। देखिए इसमें जो है एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। एक लंबाई होती है, लंबाई चौड़ाई ए मान लेते हैं, चौड़ाई बी मान लेते हैं और ऊंचाई सी मान लेते हैं, और 3 कोण अल्फा, बीटा, गामा 3 कोण मान लेते हैं। देखिए इसमें 6 चीज़ें हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और अल्फा, बीटा, गामा 3 कोण। अगर ये 6 हैं, अगर 6 फैक्टोरियल कर दीजिए, 6 फैक्टोरियल तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 पंचे 30, 3 चौक 12 और 30, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, 720 प्रकार के क्यूब बन सकते हैं। ये संभावना है। अगर आप लंबाई को, भाई देखिए अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो वो वर्ग है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है और ऊंचाई अलग है तो वो आपका जो है क्यूबाइड हो जाता है, घनाभ हो जाता है। इसी तरह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब बदलते रहिए, सब अलग अलग करते रहिए, तिरछा मिर्छा करते रहिए, तो 720 प्रकार की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी संभावित है कि इससे बन सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने केवल 14 तरह की बातों का वर्णन किया है, जिसे जितने जो है केमिकल्स में जो है संरचनाएं पाई जाती हैं, 14 तरह की। लेकिन यहाँ पर आपको केवल अध्ययन 7 तरह का करना है। हम इन 7 तरह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए भैया, जब जो है इसमें बुक्स में दिया गया, थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला है क्यूबिक। पहला क्या है आपका? क्यूबिक है। क्यूबिक में आपका लंबाई a बराबर b बराबर c, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 अंश। अगर तीनों a b c d ये तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है और कोण जो है तीनों 90 अंश हैं, तो ये आपका क्यूब कहलाएगा। वहीं पर अगर आपका जो है लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और ऊंचाई ना बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो लेकिन ऊंचाई अलग हो, और लेकिन तीनों के बीच का कोण जो है 90 अंश हो, तो ये आपका टेट्राहेड्रल कहलाएगा। टेट्राहेड्रल क्या कहलाएगा? टेट्रागोनल कहलाएगा। टेट्रागोनल कहलाएगा, सॉरी क्या कहलाएगा बच्चों? टेट्रागोनल। यदि लंबाई चौड़ाई के बराबर हो लेकिन ऊंचाई बराबर ना हो, और इन तीनों का कोण, अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कोण के बारे में, क्योंकि कोण 3D फिगर में कोण को इमेज भी करना, सबसे पहले तो आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने दिमाग में इमेज करेंगे, उसके बाद उनके कोणों को इमेज करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम मानते हैं। देखिए ये आपकी जो है लंबाई हो गई, मैंने मान लिया। ये मैंने एक जो है एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, छोटा टुकड़ा लेते हैं, यहाँ पर ये टुकड़ा लिए, आपने माना कि ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन जो इसके ये सब ने नीचे वाला तल, हम इसको ऐसे तिरछा काट देते हैं। इस तिरछा काट दें, सपोज दैट ये हमने डस्टर इस पर रख लिया। देखिए ये डस्टर तिरछा गिर रहा है भाई। देखिए ये जो है, देखिए ये आपकी मान लेते हैं लंबाई है, ये आपकी इधर वाली चौड़ाई है, और लेकिन ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ऊंचाई में क्या हो रहा है कि इसमें ऐसे कोण है, 90 अंश का नहीं है, बल्कि कोण जो है 90 अंश से कम है, ठीक है, या इधर का कोण 90 अंश से ज़्यादा है, 120 शो कर रहा है। तो इसके बारे में भी अभी एक संरचना है, क्योंकि भाई देखिए अगर ये सब बदलेंगे तभी तो नंबर ऑफ संरचनाएं बदलेंगी। तो यहाँ पर जो है आपने ये देखा, ये टेट्रागोनल हो गया, टेट्रागोनल हो गया। उसके बाद
अब तीसरा है जो है आर्थोरोम्बिक, जब ए और बी ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होंगी, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये तीनों के बराबर होंगी। देखिए पहले में क्यूबिक, ये है रोम्बिक, आर्थोरोम्बिक है ये आपका आर्थोरोम्बिक है। इस संरचना को कहेंगे आर्थोरोम्बिक। जब ए के बराबर बी होगा, नहीं ए बी के बराबर, तीनों बराबर नहीं होंगे और लेकिन कोण 90 अंश होगा, तो ये आपका आर्थोरोम्बिक होगा। उसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होगा, आपका जो है ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों बराबर नहीं होगी, लेकिन अल्फ़ा बीटा जो है 90 अंश होगा और उसके बाद गामा लेकिन नहीं होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलग हो जा रहा है कि यहाँ पर तीनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है। अब यहाँ पर एक कोण भी बराबर नहीं है, इसे मोनोक्लिनिक कहा जा रहा है। और ट्राइक्लिनिक, आपका ट्राइक्लिनिक में क्या है, यहाँ पर ना तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी बराबर नहीं है और कोण भी बराबर नहीं है। अल्फ़ा बीटा गामा जो है आपका यहाँ कुछ भी बराबर नहीं है। तो इस तरह मोनोक्लिनिक जो है अल्फ़ा बीटा गामा कुछ बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो कोण बराबर हैं। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी बराबर नहीं है। अब आता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हेक्सीन, बेंजीन, बेंजीन का जो है, बेंजीन की संरचना आप लोग जानते हैं इस तरह होती है। ये हो गया आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ठीक है। टेट्रागोनल में क्या था आपका, टेट्रागोनल में देखिए, टेट्रागोनल में आपका लंबाई और ये देखिए लंबाई चौड़ाई बराबर थी लेकिन ऊंचाई नहीं बराबर थी। हेक्सागोनल में भी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ यहाँ पर तीनों कोण बराबर थे लेकिन यहाँ पर एक कोण 120 अंश का होगा। जैसे अल्फ़ा और बीटा तो 90 अंश होंगे लेकिन एक कोण जो है 120 अंश का होगा। इसको समझने के लिए आप जानिए कि यहाँ पर देखिए ये इस तरह की संरचनाएं पाई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा आप, ये ऐसे बेंजीन रिंग इस तरह बनाइए कि ये 3 भागों में बट जाए। ये यहाँ पर जो है इस तरह ऐसे संरचना बनाइए। ये अगर ये तीनों पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे बेंजीन रिंग के पार्ट को, तो ये 3 टेट्रागोनल में बट जाएगा और इसकी जब ऊंचाई सेम आप लेकर जाएंगे तो ये आपका जो है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका बेंजीन है लेकिन इसको 3 टेट्रागोनल में बांटा गया है और इसको जो है जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये आपको हेक्सागोनल के रूप में प्राप्त होगा। तो ये आपका था हेक्सागोनल, आपका छठा पार्ट था। उसके बाद रोम्बोहेड्रल है, रोम्बोहेड्रल है आपका 7वां। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये आपका क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए रोम्बोहेड्रल, इसमें क्या होगा, ए बी सी तीनों बराबर होंगे। ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा इसमें से कोई भी 90 अंश नहीं होगा। तो ये इस तरह की कुछ संरचनाएं हैं जिसके आधार पर जो है ये क्लियर किया जाता है कि कोण, जैसे मैंने कहा, ये जैसे मैंने ये संरचना लिया। अब आपको ये देखिए,
ये आपको ये जैसे ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है भाई, देख लीजिए। ये लंबाई रख लीजिए, ये चौड़ाई, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड है। मैंने ख़ास तौर से इस चैप्टर को समझने और समझाने के लिए इन चीज़ों को बनवाया है। देखिए ये लकड़ी है, ये लकड़ी है, ये है लकड़ी है, बड़ा क्यूब है। इन सब से जो है खुद देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि ये कितनी भी बार पढ़िए, खुद ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको इसमें क्लियरिफिकेशन के लिए। अभी इसमें आप टेट्राहेड्रल देखिए, बेंजीन की समचतुष्फलकीय होती है। अब उसके लिए इसको गोला करना पड़ेगा, इसको गोल बनवाना पड़ेगा, तब ज़्यादा सही समझ में आएगा। तो अगर आपने ये सातों समझा, 7 तरह की संरचनाएं हैं, और इसी में से जैसे टेट्राहेड्रल, बाई पिरामिडल हुआ, आपकी जो है जैसे उपसहसंयोजक बंध में जो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो यहीं से निर्धारित होते हैं। अगर आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का ये पार्ट क्लियर है तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। वरना क्या होता है कि पढ़े रटे और उसके बाद आया नहीं आया, क्योंकि एक आध पाठ नहीं भी आएगा तो कोई भी लोग सोचते हैं इसको छोड़ दो। लेकिन अगर ये आप क्लियर करते हैं तो इससे आपका सॉलिड स्टेट, उप सहसंयोजक प्लस आपका स्टीरियो केमिस्ट्री भी क्लियर होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती, कैसे रोटेट हो जाता है, क्यों रोटेट हो जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है फेस सेंटर्ड, BCC, FCC और जो है SC यानी कि सिंपल क्यूब, ये तीनों समझने में एक आपके मस्तिष्क में इमेजिनरी रेखा खींचने में मैं सफल रहा हूँगा, जिससे जो है आगे का चैप्टर हम लोगों को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।